हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक हैं? घर वाली ठीक है? तुम्हारे सब बढ़िया चल रहा है? सो दिस इज द वन शॉट ऑफ डायरेक्टर्स। आपके मॉड्यूल में डायरेक्टर्स के ही 3 चैप्टर्स किए हुए हैं। एक तो डायरेक्टर्स, उसके बाद अपॉइंटमेंट का शायद अलग है, बोर्ड कमिटीज का अलग है एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड का अलग है, राइट? हम यहाँ पर ऑब्वियसली अपने मॉड्यूल वाइज चलने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर की सीरीज, तो हम इसे जल्दी से जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत प्रिसाइज वे से खत्म करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? ये आपका वन शॉट है मेरे बच्चे। जब हमने क्लास की होगी तो हमने क्लास में काफी सारी इंटरप्रिटेशंस की होंगी, तो हमें बहुत समय लगा होगा इन एक एक प्रोविजंस को करने के लिए। बट मेरे बच्चे, क्योंकि अब ये वन शॉट है एंड यहां पर उतना टाइम और उतने एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पर हमें फटाफट से रिवीजन करते हुए चलनी है चीजों की, तो मेरे बच्चे यहां पर हम थोड़ा क्रिस्प फॉर्म में पढ़ेंगे, सो दैट जो चीजें हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सारी हो जाए, ठीक है? आइए, सीएस एग्जीक्यूटिव का पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ डायरेक्टर्स, राइट? और अगर आपको इस बैच के नोट्स चाहिए मेरे बच्चे, तो आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, अपने आप को सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 जून 2026 के बैचेस में एनरोल करवाएंगे और आपके फ्री नोट्स आपके पास आ जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्टर्स। अब ऑब्वियसली ये चैप्टर, अगर अकेला चैप्टर बात करूं तो 10 नंबर तक का हमारे पेपर में आता है। मैम 10? अरे भाई साहब, 10 का ही आएगा। 10 का केएमपी आ ले जाएगा, 10 का तुम्हारा आ जाएगा वो बोर्ड कम्युनिटीज, टोटल डायरेक्टर्स 30-35 नंबर का है। यस और नो? अच्छा, जब हम बात करते हैं डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की पूरी कहानी शुरू होती है सेक्शन नंबर 149 से। कहां से शुरू होती है? सेक्शन नंबर 149। ये बोलता है कि भाई एवरी कंपनी, पब्लिक है, प्राइवेट है, स्मॉल है, ओपीसी है, गवर्नमेंट है, एवरी कंपनी शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2, ओपीसी है तो 1, मैक्सिमम सब में 15-15 है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग एसआर, यस और नो? ये सारी चीजें बोलता है सेक्शन नंबर 149। फिर वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन सारी चीजों से रिलेट भी 149 ही करता है। एंड साथ में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तो नहीं लगता, क्योंकि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड लगता है मीटिंग वाले केस में। तो जब मैं आपको बोर्ड मीटिंग करवाऊंगी तो उसमें हम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। बट क्या एलओडीआर का कंपोजिशन लग जाता है? यस, एलओडीआर के कुछ कुछ प्रोविजंस लग जाते हैं जब हम कमिटीज के बारे में बात करते हैं, जब हम बोर्ड कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, जब हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां एलओडीआर के जो प्रोविजंस होते हैं मेरे बच्चे, वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहां 2 डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। एक है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 और एक है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10। सेक्शन 2 क्लॉज 34 क्या कहता है? डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। मतलब जो बोर्ड पर अपॉइंटेड है वो डायरेक्टर है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन कौन सा है? 152। ये बात बोलता है यूजुअली डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय पासिंग ओआर। कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय पासिंग ओआर। और 2 क्लॉज 10 डिफाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या बोलता है? बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। मैम मतलब देखो, डायरेक्टर, ये बोर्ड है, मान लो डायरेक्टर वो है जो बोर्ड पे अपॉइंट हुआ है। अपॉइंट मतलब एज पर सेक्शन 152। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर कोई भी डायरेक्टर एज पर सेक्शन 152 अपॉइंट हुआ है ना, तो वो डायरेक्टर है।
या फिर टू से इट मोर प्रिसाइजली, कोई भी इंडिविजुअल अगर सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है तो वो क्या है, डायरेक्टर। वो क्या है, डायरेक्टर। दोबारा, अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है तो क्या है, डायरेक्टर। और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को ही आप क्या बोल देते हो, बोर्ड। अच्छा, नीड फॉर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की नीड क्या है, इसको हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं मेरे बच्चे सेक्शन नंबर 179 में, जो बात करता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर कॉल मनी के लिए कॉल कर सकते हैं, बायबैक को अथराइजेशन कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं, चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक लिमिट तक लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज दे सकते हैं, यस और नो। एक लिमिट तक सेल ऑफ अंडरटेकिंग कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इशू सिक्योरिटीज कर सकते हैं। मतलब ये सारे काम जब हम पावर्स, नीड टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पावर टू डायरेक्टर्स आता है ना, तो सेक्शन नंबर 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट वैसे क्या, अब ऑब्वियसली अ कंपनी कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। आप बार बार बोलते रहते हो कि कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन, तो भाई वो अपने आप तो काम नहीं कर सकती, यस और नो। यस, ऑनरशिप जो है और जो मैनेजमेंट है, दोनों चीजें क्या होती है, एकदम अलग अलग। ओनरशिप इज अ डिफरेंट थिंग, मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। याद करो, मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 149, इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब लॉ में ये लिखा है कि कंपनी के पास क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब लॉ मेकर बोल रहे शिवानी, देख एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टर बनना है ना, तो आपके पास डिन होना चाहिए। डिन माने डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन का मतलब क्या होता है रजे, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब लॉ मेकर कहते हैं शिवानी, अगर आपके पास दिन नहीं है ना, तो आप डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। दिन के अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 153 से लेकर के सेक्शन 159 तक, ये 153, 154, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 6-7 सेक्शंस हैं, ये किसके बारे में ही बात करते रहते हैं मेरे बच्चे, ये दिन के बारे में ही बात करते रहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंक्लूड्स डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन। मतलब जब हम एलएलपी पढ़ाते हैं तो एलएलपी में हम बोलते हैं कि एक पार्टनर जो है, अगर उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो उसके पास डीपीआईएन होना चाहिए। अगर डिन भी है तो भी चल जाएगा। देखो, डिन इज मैंडेटरी फॉर एवरी डायरेक्टर, डिन वंस ऑब्टेन इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। अगर एक बार आपने डिन ऑब्टेन कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। एक दिन ही एक इंडिविजुअल ऑब्टेन कर सकता है। सिंपल, आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास एक आधार कार्ड है, उसी तरीके से आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके पास एक ही दिन रहेगा। इफ एन इंडिविजुअल जनरेट्स 2 दिन, he has to surrender his unused din immediately। अगर एक इंडिविजुअल 2 दिन ऑब्टेन कर लेता है तो उसको एक दिन क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, क्या जो अथॉरिटी है, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिन को कैंसिल भी कर सकती है? बिल्कुल। अगर डिन जो है उसे डुप्लीकेट पाया गया है, डिन जो है एक रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन किया गया है, ठीक है, डायरेक्टर जिसने डिन लिया था उसकी डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो पागल हो गया, या इन सारे केसेस में डिन क्या हो सकता है, कैंसिल। अच्छा, क्या डिन कैंसिल करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। एक बार दोबारा, डिन कैंसिल कब कब हो सकता है अगर आप देखो तो, सबसे पहले पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, यस और नो, अनसाउंड माइंड हो गया,
पार्टनर की ही डेथ हो गई, इन सारे केसेस में मतलब उस पर्सन की, उसके बाद डुप्लीकेट डिन, पता चला कि आपके पास भाई साहब जी 2 डिन हैं, आपने डिन ऑब्टेन किया था इन रॉन्गफुल मैनर, इन सारे केसेस में मेरे बच्चे डिन क्या हो जाएगा, कैंसल। डिन क्या हो जाएगा, कैंसल। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी कि डिन कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहला ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यू आर प्रपोज डायरेक्टर ऑफ अ न्यू कंपनी और यू आर प्रपोज डायरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सुनना। आपको पता है कंपनी है, अगर उसे इनकॉर्पोरेट होना है तो उसे स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ता है आरओसी को, इतनी बात आपको पता है, यस और नो। तो अगर मुझे इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है जो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, जो अभी इनकॉर्पोरेट होगी, तो लॉ मेकर कहता है मैं स्पाइस प्लस में ही डिन की एप्लीकेशन डाल दूंगा। स्पाइस प्लस में देखो, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, तो 3 डायरेक्टर्स अपना डिन जो है स्पाइस प्लस में ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अगर एक नई कंपनी है, अगर कंपनी क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान लो रिलायंस का मुझे डायरेक्टर बनना है, तो अब रिलायंस में तो स्पाइस प्लस जाएगा ही नहीं, तो उसमें मेरे बच्चे मुझे फाइल करना पड़ेगा DIR3। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा मेरे बच्चे, DIR3। अगर मुझे एक नई कंपनी का डायरेक्टर बनना है जिसमें अब मेरे पास डिन तो है नहीं, तो डिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइस प्लस। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स का डिन मिल सकता है। अगर उससे ज्यादा है, मान लो 6 डायरेक्टर्स हैं, तो 3 की एप्लीकेशन स्पाइस प्लस में चली जाएगी और जो 3 की एप्लीकेशन है वो DIR3 में चली जाएगी। अच्छा, आप प्रपोज्ड डायरेक्टर हो एग्जिस्टिंग कंपनी के, तो डिन कैन बी ऑब्टेन्ड इन DIR3। अच्छा, डायरेक्टर की पोजीशन क्या रहेगी, ऑब्वियसली डायरेक्टर कंपनी का एजेंट भी रहेगा, कंपनी का ट्रस्टी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, कंपनी का ऑफिसर भी रहेगा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय भी रहेगा। देखिए, एवरी कंपनी शेल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब ओनली इंडिविजुअल्स कैन बिकम अ डायरेक्टर। अगर मैं यहां पर लिखूं तो नो आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर। हाँ जी, कोई भी एक आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है, यस और नो। इंडिविजुअल, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन तो कंपनी है ना, उसी को संभालने के लिए तो हम डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। अब उसके बाद अब 149 में ना यूजुअली हम 3 तरीके के डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं 149 में, ठीक है। एक बात होती है वुमेन डायरेक्टर की, एक बात होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, और एक बात होती है रेजिडेंट डायरेक्टर की, ठीक है। तो अगर इन तीनों डायरेक्टर्स में से कोई भी सवाल आएगा तो सेक्शन कौन सा लगता है मेरे बच्चे, 149। अच्छा, वुमेन डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना, तो लॉ मेकर कह रहा है शिवानी एवरी लिस्टेड कंपनी को, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। ऐसी कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। और अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में से आते हो तो आपकी कंपनी में एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। मैम, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने सारे हैं, क्या सारे याद करने हैं मेरे बच्चे? डायरेक्टर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करो कि आप उसे एक जगह लिख लो और सारे के सारे क्राइटेरियाज जो मेरे बच्चे हैं आप याद कर पाओ। एक बार दोबारा, वुमेन डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है? एवरी लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी मेरे बच्चे? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये तो मैंने आपको बताया। मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट कंपनी 2, OPC 1 और मैक्सिमम 15 कैन बी इंक्रीज्ड, यस कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग SR।
उसके बाद लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर रहा हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। याद रखो, नॉट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो पिछले 182 दिन में इंडिया में रहा हो। देखो, मैं दोबारा आपको ये बात बता रही हूं कि इस पर इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकती है, ठीक है, बहुत टाइम, मतलब एक एक क्लास लग सकती है एक टॉपिक पर। बट अभी हमारा पॉइंट है फटाफट से रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इसीलिए मेरे बच्चे हम उतनी क्लासेस नहीं लगा रहे। एक बार दोबारा, लॉ मेकर कहता है हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है मेरे बच्चे? जो इस साल कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो, पिछले साल नहीं। अब मैम अगर कंपनी को बने हुए 1 साल नहीं हुए तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करो, 6 महीने हुए तो लगभग 91 डेज। यस और नो? उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसकी जो प्रोविजंस है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लॉ मेकर कहता है शिवानी देख कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो लिस्टेड कंपनी में तो और कुछ ही चाहिए। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिसके आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज्यादा है, उन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है। कौन सी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है? एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एवरी पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, एवरी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज्यादा। क्या है मेरे बच्चे? 50 करोड़ से ज्यादा। हर लिस्टेड कंपनी में एट लीस्ट 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट। और बाकी सारी कंपनीज में एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैम एक बात बताओ, अगर टोटल कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, कंपनी लिस्टेड है, तो 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यस, बट अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं तो अगर आप 10 का 1/3 करोगे तो ये कितना आएगा? 3.33। अब अगर आप मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग देखो तो 3.33 को 3 राउंड ऑफ करना चाहिए। बट लॉ मेकर कहता है शिवानी वर्ड लिखा है एट लीस्ट 3/33, तो अगर तू 3/33 को 3 लेगी तो वो तो एटलीस्ट से कम हो जाएंगे, तो इसलिए मेरे बच्चे इसको 4 लेते हैं। तो देखो एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1, राउंडेड ऑफ एज 1 इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज एंड स्पेसिफाइड आईएफसी कंपनीज, ये सब सेक्शन मेरे बच्चे एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो मेरे बच्चे वो आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर फिल कर देनी है, या फिर नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अब मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वैकेंसी हुई, ठीक है, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रही है आपकी, और वैकेंसी से 3 मंथ्स कहां हो रहे हैं। इन दोनों में से जो भी लेटर आएगा ना वो आपकी लास्ट डेट होगी, मतलब आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। मान लो 3 मंथ हो रहे हैं और जो बोर्ड मीटिंग हो रही है 4 महीने के बाद, तो लेटर आ गया बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, आप बोर्ड मीटिंग के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, आप बोर्ड मीटिंग के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा इंसान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। वो इंटीग्रिटी है, पोजेस रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। आप मेरे को एक बात बताओ, देखो एमडी तो तुम पढ़कर ही आए हो। एमडी कौन होता है? जो भाई कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इंगेज्ड होता है वो एमडी होता है। होल टाइम डायरेक्टर भी कौन होता है? जो इंगेज्ड होता है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? जो बैंक अपॉइंट करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी इनके अलावा जो डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशंस हम देखेंगे बाद में, वो क्या करेगा? सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक एमडी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूटीडी हो गया, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। वो क्या नहीं हो सकता मेरे बच्चे?
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, एंड पर्सन विद रेलिवेंट एक्सपर्टीज, पर्सन विद रेलिवेंट नॉलेज, ये तो चाहिए ही। अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ये सब चीजें तो आपको चाहिए। उसके बाद अ डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरे बच्चे, अगर आपने डायरेक्टर्स पढ़ा हो कभी तो आपको याद होगा, एक आता है सेक्शन 184 जिसमें हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सॉरी बाय डायरेक्टर, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। यूजुअली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करते हैं सेक्शन नंबर 184 में। किस में डिस्क्लोज करते हैं मेरे बच्चे? सेक्शन नंबर 184 में। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो इंटरेस्ट डिस्क्लोज होता है वो होता है 149 सबसेक्शन 7। मतलब मैम आप ये कह रहे हो है ये भी वही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर रहा है, यस है ये भी सेम, बट नॉर्मल डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा 184 में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा 149 में। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूरा सेक्शन है ही कौन सा? 149। कौन सा है मेरे बच्चे? 149। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देनी है दैट ही मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। कितनी बार डिक्लेरेशन देनी है? 3 बार। सबसे पहला तो पहली मीटिंग जो वो एज अ डायरेक्टर अटेंड करेगा, दूसरा साल की जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोजर देगा, और अगर कभी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है जिससे उसका स्टेटस इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें मेरे बच्चे वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि वो 3 बार इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। एक बार तो साल की पहली, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, यस। उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना होगा उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें। उसके बाद जब भी कुछ ऐसा होगा जिससे उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, उसकी इमीडिएट बाद की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज। उसके बाद मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। यूजुअली सारे डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? BR प्लस OR, BR प्लस OR। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस दे दोगे। रिमूवल रेजिग्नेशन जो भी होगी वो 168 और 169 के अकॉर्डिंग होगी। 169 इज रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एंड 168 इज रेजिग्नेशन, 169 इज रिमूवल। उसके बाद मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेरे बच्चे एक सेपरेट मीटिंग होगी। लॉ मेकर कहता है शिवानी साल में कम से कम एक मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तो करवा लेना जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो पार्ट ना ले। ज्यादा नहीं करवानी, साल में एक मीटिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। किसकी मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। देखो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की टर्म की बात करें, अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कितना होल्ड कर सकते हो? अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है बाय पासिंग SR। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स एप्लीकेबल हो जाएगा एंड शेल नॉट एसोसिएट विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपने लेस देन 5 इयर्स के लिए भी अपॉइंट किया तो उसे 1 टर्म माना जाएगा एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। इधर देखो, लॉ मेकर कह रहा है शिवानी मान ले ये मिस्टर बिल्ली है। ये कौन है मेरे? अरे भाई कट जा यार। ये कौन है मेरे बच्चे? मिस्टर बिल्ली। और मिस्टर बिल्ली को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। मिस्टर बिल्ली को क्या बनना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या आप उसे अपॉइंट कर सकते हो? यस, OR पास करके आप उसे क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। एक जो टर्म होगी वो कब तक की होगी? अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब क्या? 5 साल तक की। क्या उसे 2 साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो? यस। 3 साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो? यस। तो भी उसकी क्या मानी जाएगी? एक टर्म। क्या मानी जाएगी मेरे बच्चे? एक टर्म। हमने मिस्टर बिल्ली को अपॉइंट किया मान लो 3 इयर्स के लिए, यहां पर उसके 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। क्या सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती हूं? यस। लेकिन अगर मैं सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट कर रही हूं
तो लॉ मेकर कहता है शिवानी एसआर पास होगा। क्या पास होगा? एसआर पास होगा। क्या पास होगा? एसआर पास होगा। ठीक है जी, एसआर पास हो गया। अब मैंने उसको दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट किया, यहां 3 साल खत्म हो गए, तो यहां उसकी 2 टर्म्स खत्म हो गई। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी 2 टर्म्स के बाद कूलिंग पीरियड आता है 3 साल का, मतलब इन तीनों सालों में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन वो कंपनी के साथ वैसे भी एसोसिएटेड नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि कूलिंग पीरियड है 3 साल का। अगर वो किसी भी तरीके से कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहा, 3 साल बाद वो दोबारा इंडिपेंडेंट बन जाएगा, बट होगा तो वो बायस्ड ही ना। हम ये 3 साल का पीरियड क्यों दे रहे हैं? ताकि अगर 3 साल के बाद वो दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने तो वो क्या रहे? वो अनबायस्ड रहे। वो क्या रहे मेरे बच्चे? अनबायस्ड। ठीक है, और रोटेशन का प्रोविजन भी डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होगा, जिसे हम 152 में पढ़ते हैं, यस और नो, कि कम से कम 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स शुड बी रोटेशनल और उनका 1/3 शुड बी रिटायर एट एवरी एजीएम। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे रिटायरमेंट बाय रोटेशन के रिटायरमेंट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर, यस और नो, ये आप पढ़ चुके हो। उसके बाद ऑल्टरनेट डायरेक्टर 161 सबसेक्शन 2 में पढ़ोगे। एडिशनल डायरेक्टर 161 सबसेक्शन 1 में पढ़ोगे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 151 में पढ़ोगे। नॉमिनी डायरेक्टर 161 सबसेक्शन 3 में पढ़ोगे। प्रोफेशनल डायरेक्टर का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसकी आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को उसकी वजह से रखा हुआ है। रेजिडेंट डायरेक्टर 149 में पढ़ोगे एंड फर्स्ट डायरेक्टर जो है 152 में पढ़ोगे। राइट, ये सारे सेक्शन याद कैसे होंगे? देखो, जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करते जाओगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे आपको सारे सेक्शंस याद होते जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 151, डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय ए स्मॉल शेयर होल्डर्स। हमेशा याद रखना, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। चाहे स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट भी करे, उसके बाद भी ये पूरी प्रोविजन में अगर आप देखोगे ना तो मेरे बच्चे में है। क्या है? में। तो अगर मैं लिखूं कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कंपनी को रखने की जरूरत नहीं है। एवरी लिस्टेड कंपनी मे हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू 20,000 तक के शेयर्स है। अच्छा, अब ये समझो, ये जो 20,000 है ना मेरे बच्चे, ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू। ये क्या है रजे? नॉमिनल वैल्यू। क्या उनकी मार्केट वैल्यू 20,000 से ज्यादा भी हो सकती है? यस, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 20 है, मार्केट वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 20,000 तक के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। जिनके पास क्या है मेरे बच्चे? 20,000 तक के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, इनको अगर लगता है कि इनकी माइनॉरिटी है या इनके लिए कोई डायरेक्टर होना चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करे, तो ये लिस्टेड कंपनी के पास जाके एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी एसएसडी अपॉइंट करे ही करे। इनकी एप्लीकेशन के बावजूद भी क्या लिस्टेड कंपनी मना कर सकती है? द आंसर इज यस। ठीक है, आइए, अपॉइंटमेंट अपॉन notice of not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of total number of such shareholders whichever is lower। मतलब 1 या 2 स्मॉल शेयर होल्डर्स के जाने से कुछ नहीं होगा। लॉ मेकर कह रहा है या तो कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जाए या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स जाए, विच एवर इज लो। कम से कम कितने जाए? 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जाए या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स जाए, विच एवर इज लोअर। टेन्योर मैक्सिमम 3 साल का रहेगा। रीअपॉइंटमेंट मेरे बच्चे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
एक पर्सन जो है वो एसएसडी की पोजीशन सिर्फ मैक्सिमम 2 कंपनीज में होल्ड कर सकता है। अगर आपने एसएसडी को अपॉइंट किया और वो 149 सबसेक्शन 6 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोल सकते हो, और इस पर भी रोटेशन की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगी। एक बार दोबारा, अगर किसी भी कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर्स को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करवाना है तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ सच नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, उनको मेरे बच्चे लिस्टेड कंपनी के पास जाना है, जा करके एप्लीकेशन देनी है। जो टेन्योर होगा मेरे बच्चे, वो टेन्योर मैक्सिमम कितना होगा, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कितना टेन्योर होगा मेरे बच्चे, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज नो। एसएसडी के केस में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। एक इंसान मैक्सिमम 2 कंपनीज में एसएसडी हो सकता है, ये बात प्लीज याद रखना। एक इंसान मैक्सिमम 2 कंपनीज में एसएसडी हो सकता है, बट वो दोनों कंपनीज आपस में राइवलरी नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आप 2 कंपनीज में एसएसडी और दोनों आपस में कंपटीशन में नहीं। रोटेशन के प्रोविजन एसएसडी पर नहीं लगेंगे। और लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, आपने किसी इंसान को एसएसडी अपॉइंट किया, अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप अगर वो इस बात की डिक्लेरेशन दे दे तो आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो। जरूरी नहीं है बनाओगे ही बनाओगे। लॉ मेकर कह रहा तुमने सामने वाले को एसएसडी अपॉइंट किया था, ठीक है, वो 149 सबसेक्शन 6 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बन सकता है, कंडीशंस सारी सेटिस्फाइड हैं। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी फिर उस केस में तुम उसको एसएसडी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, अगर एओए में फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं तो वही फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। एओए में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, तो उसी तरीके से आप फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे। लेकिन अगर एओए में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स, subscriber of memorandum who are individuals shall be deemed to be the first director of company, shall be deemed to be what, the first directors of the company। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल्स में नेम मेंशन है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होगा, देखो हमेशा पहल किसको दे रहे हैं हम, आर्टिकल्स को। किसको पहल दे रहे हैं, आर्टिकल्स को। लॉ मेकर कहता है शिवानी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा तो वही होगा। आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन आर्टिकल्स में प्रोसीजर बताया हुआ है तो वही प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑल सब्सक्राइबर्स हु आर इंडिविजुअल शेल बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, मतलब इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ठीक है। 7 सब्सक्राइबर्स हैं जिसमें से 4 इंडिविजुअल्स हैं, तो उन चारों को डायरेक्टर्स माना जाएगा। और जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना मेरे बच्चे, तो हम उससे ना 2 फॉर्म्स लेते हैं, एक तो DIR2 और एक DIR8, ठीक है। ये फॉर्म डायरेक्टर कंपनी को देता है, DIR2 और DIR8, चाहे वो कोई सा भी डायरेक्टर हो। DIR2 होता है मेरे बच्चे कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। DIR2 कौन सा होता है, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। और DIR8 कौन सा होता है मेरे बच्चे, दैट नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, कि वो जो अपना डायरेक्टर है वो 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इसका होता है DIR8। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, जो भी डायरेक्टर है उससे उसकी ऑब्वियसली उसकी कंसेंट ऑब्टेन कर लियो DIR2 में, और एवरी कंपनी ROC को 30 दिन के अंदर DIR12 फाइल करती है। जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है या कोई भी डायरेक्टर छोड़ के जाता है तो कंपनी ROC को उसके 30 दिन के अंदर अंदर कौन सा फॉर्म फाइल करती है मेरे बच्चे, DIR12 फाइल करती है। कौन सा फॉर्म फाइल करती है, DIR12। अगर IFSC कंपनी है तो उसके केस में DIR12 60 दिन हो जाता है।
कितने दिन हो जाता है? 60 दिन। उसके बाद है रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। बट उससे पहले देखो, लॉ मेकर कहता है फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर है, या तो एओए में लिखा है, अदरवाइज जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हमेशा कैसे अपॉइंट होंगे? बाय पासिंग ओआर इन जर्नल मीटिंग। ओआर इन व्हाट? जर्नल मीटिंग। उसके बाद होता है रोटेशन एंड नॉन रोटेशनल। देखो रोटेशनल में क्या बोल रहा है? मिनिमम 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स shall be liable to rotational, maximum 1/3 can be non-rotational. Articles may provide for higher number of rotational director. 1/3 of rotational director shall retire. कौन रिटायर करेगा? लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। अगर अपॉइंटमेंट सेम डे पे हुई है तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो बाय लॉट सिस्टम। रिटायरिंग डायरेक्टर शेल एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कंपनी रीअपॉइंट कर सकती है सेम डायरेक्टर को, अपॉइंट कर सकती है किसी नए डायरेक्टर को, या फिर रेजोल्यूशन पास कर सकती है नॉट टू फिल द वैकेंसी। अब मैम हमें ये समझ ही नहीं आया, आओ मेरी बात समझो मेरे बच्चे। कंपनी के पास ना अगर आप मोटा मोटा देखो तो दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? कितने ऑप्शंस होते हैं? दो। या तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिख दे, आर्टिकल्स में क्या लिख दे? दैट ऑल डायरेक्टर्स shall retire at every AGM। सुनना, कंपनी अपने आर्टिकल्स में क्या लिख दे कि हर एजीएम पे हर डायरेक्टर रिटायर होगा। देखो रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस से चले ही जाएंगे भाई। रिटायरिंग डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड, यस और नो? रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, लॉ मेकर कह रहा है। तो इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है कि भाई रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा। तुम अपने आर्टिकल्स में लिख दो दैट एवरी डायरेक्टर शेल रिटायर एट एवरी एजीएम। तुम्हारी कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं तो हर एजीएम पे 9 रिटायर होंगे। तुम्हारी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं तो हर एजीएम पे 15 रिटायर होंगे। सिंपल। एवरी डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर शेल रिटायर एट एवरी एजीएम। अगर तुम ये नहीं लिखते तो तुम पे रोटेशन एप्लीकेबल होगा, समझो। तो तुम पे रोटेशन एप्लीकेबल होगा। मान लो तुम्हारी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं और तुमने लिखा कि 9 रिटायर होंगे तो भी रोटेशन एप्लीकेबल होगा। लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, सबसे पहले तो रोटेशन इज नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है? इसको हटा दो, ये कंसेप्ट सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए है। तो रोटेशन वाला कंसेप्ट लगेगा कब? जब तेरे आर्टिकल्स में रोटेशन रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ, तब रोटेशन लगेगा। तो मतलब अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है और उसमें ये लिखा हुआ है दैट आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम, तो उस पर रोटेशन नहीं लगेगा। और अगर रोटेशन एप्लीकेबल हो जाता है तो एट लीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स कौन से होने चाहिए? रोटेशनल। एट लीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स कौन से होने चाहिए? रोटेशनल। और मैक्सिमम 1/3 कौन से होने चाहिए? नॉन रोटेशनल। मैक्सिमम 1/3 कौन से होने चाहिए मेरे बच्चे? नॉन रोटेशनल। और 2/3 का 1/3 क्या करना चाहिए मेरे बच्चे? रिटायर। 2/3 का 1/3 क्या करना चाहिए? रिटायर। रोटेशनल का मतलब होता है लाइबल टू रिटायर। रोटेशनल का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? लाइबल टू रिटायर। मतलब आप रिटायर हो नहीं रहे हो, यू आर लाइबल टू रिटायर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स 9 है, ठीक है? तो रोटेशनल कितने होंगे? एट लीस्ट 6। क्या 7 रोटेशनल हो सकते हैं? यस। क्या 8 रोटेशनल हो सकते हैं? यस। क्या 9 रोटेशनल हो सकते हैं? यस। रोटेशनल कितने होंगे मेरे बच्चे? एट लीस्ट 6 डायरेक्टर्स क्या होंगे? रोटेशनल। और अगर नॉन रोटेशनल की बात करो मेरे बच्चे तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 1/3, मतलब मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल होंगे, ठीक है? अब इस रोटेशनल में से रिटायर कितने करेंगे? 1/3। तो 1/3 ऑफ 6 क्या करेगा? रिटायर। यानी 2 डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे। अच्छा कौन से रिटायर करेंगे? फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब जो भी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बन रहा तो लॉट्स, ठीक है? अब लॉ मेकर कहता है अब देखो, अब मान लो तुम्हारे 5 डायरेक्टर्स थे, मान लो 2 डायरेक्टर्स रिटायर हुए, ठीक है?
तो क्या ये वैकेंसी क्रिएट हुई? हमने कहा बिल्कुल जी, वैकेंसी क्रिएट हुई। अब लॉ मेकर कह रहा है कंपनी तेरे पास ना 3 ऑप्शन है। इस वैकेंसी को लेकर के कंपनी के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शन है। कंपनी चाहे तो रीअपॉइंट कर ले रिटायरिंग डायरेक्टर को, रीअपॉइंट कर ले रिटायरिंग डायरेक्टर को, ठीक है। कंपनी चाहे तो रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या कर ले? रीअपॉइंट, मतलब तू रिटायर कर रहा है, चल तुझे ही रीअपॉइंट कर लेते हैं, खत्म। या फिर उसकी जगह किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले, या फिर रेजोल्यूशन पास करके बोल दे कि हमें वैकेंसी फिल ही नहीं करनी है, नॉट टू फिल द वैकेंसी। रेजोल्यूशन पास करके क्या बोल दे कि हमें वैकेंसी फिल ही नहीं करनी है। दोबारा, कंपनी के पास कितने ऑप्शंस है मेरे बच्चे? कंपनी के पास 3 ऑप्शंस है। कंपनी के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। या तो कंपनी रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर ले, या फिर कंपनी नया डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, या फिर कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है। अगर इन तीनों में से कंपनी ने कुछ कर दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कंपनी ने इन तीनों में से कुछ रिजॉल्व ही नहीं किया तो लॉ मेकर कह रहा है कि मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट प्ले, ठीक है। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी फिल नहीं हुई, सेम डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हुआ, या आपने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो मान लिया जाएगा रीअपॉइंटेड। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या मान लिया जाएगा? रीअपॉइंटेड। मैम मतलब अगर आप देखो जिस मीटिंग में रिटायरमेंट हुई है, अगर हमने उसमें वैकेंसी फिल नहीं करी, हमने उसमें एक्सप्रेसली एडजर्न नहीं किया कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट प्लेस। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी हमने कुछ भी नहीं किया, अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? हाँ जी, उस सिचुएशन में लॉ मेकर कह रहा है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है ना वो रीअपॉइंट मान लिया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब इन केसेस में रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा। इन केसेस में रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। कौन कौन से केस में? रेजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट, मतलब हमने उसको रीअपॉइंट करने के लिए ओआर पास करवाया था बट ओआर पास नहीं हुआ। डायरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज अनविलिंगनेस, उसने बोल दिया कि मुझे रीअपॉइंट नहीं होना, वो 164 के लिए डिस्क्वालिफाइड है, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्शन 162 की कॉन्ट्रवेंशन में है। क्या है मेरे बच्चे? सेक्शन 152-62 की कॉन्ट्रवेंशन में। क्लियर है? उसके बाद इसकी जो सेक्शन नंबर 152 रोटेशन है, ये ना तो प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, ना ही गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरीज पे एप्लीकेबल होगा, और ना ही अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। लॉ मेकर बोल रहा है ये जितना भी रोटेशन का ड्रामा है, ये ना तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, ना सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, और ना ही प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। यस और नो? उसके बाद आता है मेरे बच्चे सेक्शन नंबर 160। सेक्शन नंबर 160 किसकी बात करता है? सुनना, आ जाओ, आजा भाई, आजा 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 आजा। सेक्शन नंबर 160 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। किसकी बात करता है मेरे बच्चे? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात, या फिर बोल सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन व्हाट? रिटायरिंग डायरेक्टर। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी मेरी बात सुन। मैंने कहा सुना। कहता देख मेरी बात सुन, अब ये कंपनी है, ठीक है, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट होता है, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट होता है तो बात समझ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मान ले कोई नया फेस आ रहा है डायरेक्टर बनने, या फिर शेयर होल्डर्स किसी नए फेस को रिकमेंड कर रहे हैं कि उसको डायरेक्टर बनाया जाए, तो वहां पर ना रिस्क रहता है। तो इसीलिए सेक्शन 160 जो है ना वो नए फेस के लिए है। आप समझो, अगर जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है
वो रीअपॉइंट हो रहा है। सुनना ध्यान से, अगर आपका जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंट हो रहा है तो उसमें सेक्शन 160 की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 160 की जरूरत कहां पड़ेगी? जहां जो रिटायरिंग डायरेक्टर है आप उसे रीअपॉइंट नहीं कर रहे, आप किसी नए फेस को लेकर आ रहे हो, या तो वो खुद आ रहा है या उसे शेयर होल्डर्स लेकर आ रहे हैं। तो लॉ मेकर कहता है अगर कोई भी इंसान है उसे डायरेक्टर बनना है या कोई भी शेयर होल्डर्स है उसे किसी बंदे का नाम रिकमेंड करना है तो जर्नल मीटिंग से कम 14 दिन पहले उन्हें उस इंसान का कैंडिडेचर यानी रेज्यूमे भेजना होगा अलोंग विद अ डिपॉजिट्स ऑफ 1 लाख रुपीस। और निधि कंपनी के केस में ये डिपॉजिट होता है 10,000 रुपए का। अगर वो इंसान डायरेक्टर बन गया तो उसको हम 1 लाख वापस कर देंगे, और अगर उसे 25% से ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो भी उसका जो 1 लाख है वो वापस हो जाएगा। हमें ये 1 लाख कंपनी को पैसा कमाना नहीं है, हमें ये एज अ सिक्योरिटी रखना है सो दैट ऐसा ना हो कि डायरेक्टर कोई फ्रॉड करे या वो टाइम पास करने आ रहा है। 1 लाख डिपॉजिट करवाना रहेगा तो लोग भी जो है ऑब्वियसली कम एंटरटेन करेंगे, राइट। आइए, तो क्या बोल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर। रिटायर्ड डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट ओनली बाय पासिंग ओआर हो जाएगी। कैंडिडेट और एनी मेंबर, जो भी अगर मेंबर को भी करना है तो कम से कम 14 डेज पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा एट द रजिस्टर्ड ऑफिस अलोंग विद डिपॉजिट्स ऑफ 1 लाख रुपीस। और अगर निधि कंपनी है तो उस केस में ये डिपॉजिट कितने का बनेगा मेरे बच्चे? 10,000 रुपए का बनेगा। उसके बाद डिपॉजिट्स का रिफंड कब हो जाएगा मेरे बच्चे? या तो उस पर्सन की अपॉइंटमेंट हो जाती है एज डायरेक्टर, या फिर उसे मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स मिल जाते हैं। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी मान किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है या फिर कोई डायरेक्टर एनआरसी ने रिकमेंड किया है तो उसको 1 लाख रुपए के डिपॉजिट की जरूरत ही नहीं है। आप समझो आपने अपनी कंपनी में कमिटीज बनाई सो दैट वो आपको डायरेक्टर रिकमेंड करे, दैट इज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी। आपने कंपनी में बनाई ना ताकि वो कमिटी डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर सके, हाँ या ना? वो कमिटी क्या कर सके? डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर सके। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको उस कंपनी कमिटी पे ट्रस्ट तो करो। अब वो कमिटी अगर कोई डायरेक्टर रिकमेंड कर रही है, आप उस डायरेक्टर से भी 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, लॉ मेकर कहता है शिवानी ये बात सही नहीं है। उस सिचुएशन में 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेंगे। या फिर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो बेचारा तो इतनी कंडीशंस पहले सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी मेरे बच्चे आपको उस 1 लाख की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने 14 दिन पहले कंपनी को बताया तो कंपनी 7 दिन पहले बाकी सब मेंबर्स को बता देगी, इंडिविजुअल नोटिस देगी, या तो एडवर्टीजमेंट करवाएगी, या फिर क्या करवाएगी? एडवर्टीजमेंट करवाएगी। ऑब्वियसली अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगी, सिंपल सी बात। उसके बाद सेक्शन नंबर 161, सेक्शन नंबर 161 में 4 तरीके के डायरेक्टर्स की बात होती है मेरे बच्चे। एक तो एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, उसके बाद आता है नॉमिनी डायरेक्टर, एंड देन मेरे बच्चे कैजुअल वैकेंसी। देन व्हाट रजे? कैजुअल वैकेंसी। आइए, लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, ऑल्टरनेट एडिशनल डायरेक्टर की अगर तू बात करे तो बहुत सिंपल सी बात है, ये चारों के चारों डायरेक्टर्स याद रखो यूजुअली डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय पासिंग ओआर। लेकिन 161 के सारे डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? बीआर। बस ये याद रखना, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो या कैजुअल वैकेंसी की बात हो, ये सारे के सारे कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय पासिंग बीआर। मतलब इनको अपॉइंट करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ता है रजे? बीआर। वो कह रहा है एडिशनल डायरेक्टर है, ऑब्वियसली बीआर पास करके अपॉइंट होगा। पावर कहां से आएगी? एओए से आएगी। एओए में पावर नहीं है तो ओआर पास करके बोर्ड को पावर दो, अपॉइंट बोर्ड ही करेगा। बोर्ड यूजुअली अपॉइंट करता है कि भाई देखो वर्कलोड ज्यादा है तो 3 डायरेक्टर है, 2 अपॉइंट कर लिए, 1 अपॉइंट कर लिया टेम्परेरी बेसिस के लिए। आप समझो ना, एडिशनल डायरेक्टर मतलब एडिशन है, मतलब फॉर टेम्परेरी बेसिस। एडिशनल डायरेक्टर कब तक टेन्योर ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम और द डेट ऑफ एजीएम, whichever is earlier।
उसके बाद अगर कोई इंसान जर्नल मीटिंग में नॉर्मल डायरेक्टर नहीं बन पाया तो वो एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, क्या एमडी और डब्ल्यूटीडी भी एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हैं? यस। क्या एडिशनल डायरेक्टर को रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन नंबर 175 के अकॉर्डिंग भी आप अपॉइंट कर सकते हो? यस। मैम एक बात बताओ, चलो ये दोबारा समझाओ। मान लो हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? कितने डायरेक्टर्स हैं? मिस्टर ए और मिस्टर बी, 2 डायरेक्टर्स हैं। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी इनको मान लो मिस्टर सी अपॉइंट करना है, तो मिस्टर सी एडिशनल डायरेक्टर बनेगा, बीआर पास करके मिस्टर सी को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन मान लो इन्होंने ना जर्नल मीटिंग करवाई थी और जर्नल मीटिंग में मिस्टर सी की अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन रखा था, लेकिन जर्नल मीटिंग में ओआर पास नहीं हुआ था। मतलब जर्नल मीटिंग में मिस्टर सी को नॉर्मल डायरेक्टर नहीं बनाया गया था। तो लॉ मेकर कह रहा है फिर अब मिस्टर सी को एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बनाया जाएगा। ब्रो बहुत सिंपल सी बात है, जो इंसान जर्नल मीटिंग में एज डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया आप उसको एडिशनल डायरेक्टर भी बना नहीं सकते हो। आप उसको एडिशनल डायरेक्टर भी बना नहीं सकते हो। और एडिशनल डायरेक्टर का क्या टेन्योर रहेगा? इसका टेन्योर रहेगा टिल द डेट ऑफ एजीएम, और अगर एजीएम नहीं हुई till the last date on which AGM should have been held, on which AGM should have been held। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट डायरेक्टर बीआर, ऑब्वियसली बीआर पास करके होगा। बीआर बोर्ड को अप्रूवल कहां से मिलेगी? या तो एओए से ऑथराइजेशन मिलेगी या जर्नल मीटिंग में ओआर पास करके बोर्ड को ऑथराइजेशन मिलेगी। अच्छा, ऑल्टरनेट मतलब कोई जा रहा है उसकी जगह आ रहा है, तो ऑल्टरनेट का टेन्योर कब तक होगा? जब तक जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इंडिया वापिस नहीं आ जाता। क्या तब तक ही इनका टेन्योर होगा? द आंसर इज यस। देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, या फिर जर्नल मीटिंग में बोर्ड को ऑथराइज कर दिया गया। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर कम से कम 3 महीने, ये बट नॉट मोर देन 12 मंथ्स काट लेना, कम से कम 3 महीने इंडिया से बाहर है तो ही उसकी जगह ऑल्टरनेट अपॉइंट हो सकता है। अच्छा, आज के टाइम पे ऑल्टरनेट की कोई बात ही नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज एवरी डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो ऑल्टरनेट वाला कोई भी दिक्कत है ही नहीं। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, अगर कौन है रजय? जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो आउटसाइड इंडिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और मोर, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और मोर, तो उसकी जगह ही ऑल्टरनेट अपॉइंट हो सकता है। उसकी जगह ही क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट अपॉइंट हो सकता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आउटसाइड इंडिया गया है और 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए गया है। One person cannot act as the alternate director of more than one director in a company। मतलब अब मान लो कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, दोनों 6 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए, तो क्या उन दोनों की जगह मैं एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूं? लॉ मेकर कहता नहीं, 2 लोगों के लिए 2 ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। और एक डायरेक्टर जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है वो ऑलरेडी उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। देखो, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कैन नॉट एक्ट एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन द कंपनी, किसी और कंपनी में बन सकता है। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट था तो जो ऑल्टरनेट आएगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सारी क्वालिफिकेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आप ऑल्टरनेट हो या एडिशनल हो, उनको अपॉइंट कर सकते हो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से, यानी 175 के थ्रू। टर्म जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स नहीं हो जाता इंडिया, या जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर नहीं खत्म हो जाता, विच एवर इज अर्लियर। जो प्रोविजंस हैं ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के, वो सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगे, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे वो प्रोविजन नहीं लगेंगे।
उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर ऑब्वियसली अपॉइंट कौन करेगा, एओए। बैंक, सीजी, एसजी रिकमेंड कर सकते हैं कंपनी को, बट अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अपॉइंट बैंक करेगा या अपॉइंट सीजी करेगा या अपॉइंट एसजी करेगा, नहीं, वो लोग रिकमेंड करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा मेरे बच्चे, अपॉइंट डायरेक्टर्स ही करेंगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड में अपॉइंट अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बाय प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स, बाय सीजी, बाय एसजी, वो एक इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं टू बी नॉमिनी डायरेक्टर। उसके बाद कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई इंसान जिसको आपने जर्नल मीटिंग में अपॉइंट किया था वो मेरे बच्चे हट जाता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, बोर्ड फिल करेगा, ठीक है। और जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसका टेन्योर कितना रहेगा, रिमेनिंग टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। कितना टेन्योर रहेगा मेरे बच्चे, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का रिमेनिंग टेन्योर है उसका उतना टेन्योर रहेगा। क्या यहां तक कैजुअल वैकेंसी सब क्लियर है? अच्छा सुनना, कैजुअल वैकेंसी सिर्फ किसकी, तो रजे कैजुअल वैकेंसी में याद रखना, कैजुअल वैकेंसी उसी की फिल होगी अगर कोई डायरेक्टर जर्नल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है। मतलब मैम एक बात बताओ, अगर मान लो आपका एडिशनल डायरेक्टर है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर का प्लेस, मान लो एडिशनल डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो हम इसे कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे और इसे एज कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी उसी डायरेक्टर की होगी जो डायरेक्टर जर्नल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है। क्लियर है? उसके बाद मेरे बच्चे सेक्शन आता है 164 और सेक्शन नंबर 167, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 164 और सेक्शन नंबर 167। 164 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। 164 किसके बारे में बात करते हैं रजे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। और 167 बात करता है वैकेशन ऑफ डायरेक्टर। लॉ मेकर कहता है शिवानी मेरी एक बात सुन, डायरेक्टर बनने से पहले देखा जाएगा कि कहीं आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो, दैट इज सेक्शन नंबर 164। और अगर आप डायरेक्टर बन गए उसके बाद डिस्क्वालिफाइड हुए तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 167। अब 164 के दो सबसेक्शंस हैं, 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2। 164 सबसेक्शन 1 डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डायरेक्टर, मतलब तुम पागल हो, तुम इंसॉल्वेंट हो, आप इसीलिए जो है वो क्या हो, डिस्क्वालिफाइड। 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू व्हाट मेरे बच्चे, ड्यू टू कंपनी। आइए सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1, लॉ मेकर कहता है शिवानी इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आप अनसाउंड माइंड हो, कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आप अनसाउंड माइंड हो। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है तब आप डिस्क्वालिफाइड नहीं बनोगे। अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। यू आर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अभी आप डिस्चार्ज्ड नहीं हो। अच्छा, क्या डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट आपका डायरेक्टर बन सकता है? द आंसर इज यस। अनडिस्चार्ज मतलब अभी आपकी लाइबिलिटीज अच्छे से बिकी नहीं है, जो आपकी एसेट्स अच्छे से बिकी नहीं है एंड लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हुई है। उसके बाद आपने अप्लाई किया है टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा मुझे बताओ, मान लो अप्लाई किसी और ने किया है, सुनना, अप्लाई किसी और ने किया है, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर हम इस पर चार्ट बनाएं, सुनना, आपने मतलब पर्सन ने अप्लाई किया तो दो सिचुएशंस होंगी, यस और नो। एप्लीकेशन पेंडिंग है, या तो एक्सेप्ट हो गई या तो रिजेक्ट हो गई, यस और नो।
और अगर एनी अदर पर्सन ने अप्लाई किया है, एनी अदर पर्सन ने, ठीक है, मतलब मेरे अलावा किसी और ने, तो भी तीन चीजें होंगी, या तो पेंडिंग है, या तो एक्सेप्ट हो गई, या तो रिजेक्ट हो गई। लॉ मेकर बोलता है शिवानी देख, अगर पेंडिंग है तो भी आप क्या हो, डिस्क्वालिफाइड। अगर एक्सेप्ट हो गई तो तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ही बन गए, तो भी तुम डिस्क्वालिफाइड हो। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई मतलब यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, सिंपल सी बात, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। लेकिन एप्लीकेशन किसी और इंसान ने लगाई और वो पेंडिंग है, लॉ मेकर कहता है इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ऐसे तो हर कोई आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाता फिरेगा क्योंकि वो चाहेगा कि आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओ। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर एप्लीकेशन आपने लगाई है, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। एप्लीकेशन किसी और ने लगाई है और वो पेंडिंग है, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो भी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, बट वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, मतलब कोर्ट ने मान लिया है कि आप इंसॉल्वेंट हो, तो ऑब्वियसली आप क्या बन जाओगे, डिस्क्वालिफाइड। तो मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन किसने लगाई है, पेंडिंग है, एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर कोर्ट या एनसीएलटी ने पास किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो ऑब्वियसली। आपने कॉल मनी नहीं दी एंड 6 महीने इलैप्स हो गए फ्रॉम द लास्ट डेट। हम बोलते हैं कि अगर एक इररिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर है तो एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर नहीं बन सकता, है ना। आपने कॉल मनी नहीं दी और 6 महीने इलैप्स हो गए तो लॉ मेकर कह रहा है यू आर डिस्क्वालिफाइड। रिलेटेड पार्टी ऑफेंस के लिए आपको पिछले 5 सालों में कभी भी अगर पकड़ा गया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपके पास दिन नहीं है, आप डिस्क्वालिफाइड हो। एज पर सेक्शन 165 दैट इज नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, ठीक है, 20 कंपनीज में एक इंसान डायरेक्टर बन सकता है, तो अगर आप 20 में डायरेक्टर्स हो तो 21वीं कंपनी के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और मोर एंड 5 months हैज नॉट बी इलैप्स्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब देखो, लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी 6 महीने तक की सजा हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो जिस दिन तुम्हारी सजा खत्म हुई उसके 5 साल तक तुम डिस्क्वालिफाइड हो। और अगर गलती से तुम्हें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाएगी तो तुम लाइफ टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, तो तुम लाइफ टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो अगर आप 164 सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस याद करो, अनसाउंड माइंड हो, स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, उसके बाद आप क्या हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो। क्या डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लगाई है और आपकी एप्लीकेशन क्या है मेरे बच्चे, पेंडिंग। उसके बाद आपकी कॉल मनी के लिए जो लास्ट डेट थी, जो क्या थी मेरे बच्चे, लास्ट डेट थी, उससे 6 महीने निकल चुके हैं। आपको 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है तो आप 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड हो। आपके पास दिन नहीं है, आप 20 कंपनी से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर बन गए, आपको कोर्ट एनसीएलटी ने डिस्क्वालिफाइड किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। 164 सबसेक्शन 2, इसमें आप कब आते हो मेरे बच्चे, जब कंपनी ने कुछ किया होता है। लॉ मेकर कह रहा है शिवानी देख, अगर कंपनी ने ए या बी दोनों में से कुछ भी किया है तो आप उस सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो और किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो एज डायरेक्टर फॉर पीरियड ऑफ 5 years। हमें नहीं पता क्या किया है, देखो हमें नहीं पता क्या किया। लॉ मेकर कहते हैं कि अगर कंपनी ने ए या बी दोनों में से कुछ भी किया है तो आप उस सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते एज डायरेक्टर।
और किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब ये हमेशा के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। अच्छा, कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने मेरे बच्चे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कॉन्टिन्यूसली या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट्स को रीपे करने में, डिबेंचर्स को रिडीम करने में, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट देने में, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देने में, डिक्लेयर डिविडेंड देने में, और उस डिफॉल्ट को चलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी सुन बहुत प्यार से, तू उस कंपनी में 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकती और बाकी किसी भी कंपनी में 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकती। और तू अगर किसी और कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर थी और तूने एक कंपनी में रायता फैला दिया तो तुझे बाकी सब कंपनीज से अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बस जिस कंपनी में रायता फैलाया ना उसमें नहीं करना, क्योंकि उसमें तो तू समेट करके जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये हम समझाएं तो लॉ मेकर क्या कह रहा है, शिवानी मेरी बात सुन। मैंने कहा सुना, कह रहा देख अब ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स अभी 3 कंपनीज में डायरेक्टर है, ए, बी और सी, ठीक है। ए में मान लो उसने दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया, क्या मतलब पिछले 3 साल से या तो एओसी 4 में डिफॉल्ट चल रहा है या एमजेटी 7 में डिफॉल्ट चल रहा है, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं दिया, डिबेंचर रिडीम नहीं किए, डिपॉजिट रिडीम नहीं किया, इनका इंटरेस्ट नहीं दिया, और इस डिफॉल्ट को चलते चलते 1 साल हो गया, तो तू इस कंपनी में जिसमें रायता फैलाया है रीअपॉइंट नहीं हो सकता और बाकी किसी और कंपनीज में अपॉइंट नहीं हो सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एंड तुझे इन कंपनीज से भी अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट। क्या ए से वैकेट करना है? नहीं, ए से वैकेट नहीं करना है, क्योंकि ए में तो अभी रायता समेटना है, क्योंकि ए में तो क्या करना है मेरे बच्चे, अभी रायता समेटना है। क्लियर है? अच्छा, अब लॉ मेकर कहता है शिवानी कोई डायरेक्टर है, नया नया अपॉइंट हुआ है, अपॉइंट हुए 6 महीने तक वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसको हम चांस देते हैं कि वो चीजें सुधार दे। Where a director is appointed in the defaulting company, he shall not incur the above disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। तो वो जब से अपॉइंट हुआ उसके 6 महीने तक उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात। और जो डिफॉल्टिंग कंपनी है मेरे बच्चे, उसे DIR 9 फाइल करना है आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर, जिसमें उसे बताना है कि जब वो 164 सबसेक्शन 2 में फॉल करी तो उस समय पर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स कौन थे। मैम इसमें डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड क्यों माने जा रहे हैं? मेरे बच्चे समझो, आप डायरेक्टर्स को इसलिए अपॉइंट करते हो ताकि वो कंपनी को संभाल पाए। अब लॉ मेकर कह रहा है शिवानी, अगर डायरेक्टर कंपनी को संभाल नहीं पा रहा तो इसमें डायरेक्टर की गलती है। डायरेक्टर को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो कंपनी को संभाले। अगर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए तो हमें डायरेक्टर चाहिए थे। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, 165 हम बोर्ड कंपोजिशन में जाकर के पढ़ेंगे। डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या है कि वो इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स एक्ट करे, गुड फेथ में एक्ट करे, प्रमोट करे कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करे, परफॉर्म करे ड्यूटी विद रीजनेबल केयर, शुड नॉट अटेम्प्ट टू अचीव पर्सनल गेन, कंपनी को लॉस करवा करके, एंड शेल नॉट असाइन हिज ऑफिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर कभी भी अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा, मतलब अपना काम किसी और को नहीं देगा। अगर वो ऐसा करता है तो मेरे बच्चे वो प्योरली क्या होगी, एक वॉइड चीज होगी। उसके बाद 167 वैकेशन, ऑल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, मतलब अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के बाद तो आपको बिना कुछ पूछे अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेशन। ऑल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन।
आर ग्राउंड्स ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, वैकेशन। मतलब ये लॉ मेकर क्या कहता है शिवानी कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो, अगर आप क्या हो, डिस्क्वालिफाइड हो, तो आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, पिछले 12 महीने में जितने भी बोर्ड मीटिंग हुई है, आपने उन बोर्ड मीटिंग्स में पार्ट ही नहीं लिया, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस ली हो, चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस नहीं ली हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पिछले 12 महीने में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, आपने उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये गलत बात है। आपने 184 के अंदर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर डिस्क्लोज करने के बावजूद उस मैटर पे वोटिंग कर ली, आप डिस्क्वालिफाइड हो बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट एंड सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, आपको रिमूव कर दिया गया है 169, और यू सीज टू होल्ड एम्प्लॉयमेंट बाय वर्च्यू ऑफ अनदर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको हमने अपनी सब्सिडरी में इसीलिए डायरेक्टर रखा था क्योंकि आप मेरी होल्डिंग कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर थे। समझो, आपको मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी में इसीलिए डायरेक्टर रखा था क्योंकि आप मेरी होल्डिंग कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर थे। अब अगर आप मेरी होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो तो मेरी सब्सिडरी से भी तो हटोगे ना। मतलब जिसको देख करके मैंने आपको डायरेक्टर रखा था, आप उसी में डायरेक्टर नहीं हो, तो लॉ मेकर कहता है आपको क्या करना पड़ेगा, वैकेट। लेकिन इसमें एक और ग्राउंड है, मैं आपको बताती हूँ, सुनना। आप डिस्क्वालिफाइड हो, पिछले 12 महीने से आपने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, 184 में इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर डिस्क्लोज तो किया बट मीटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया आपको डिस्क्वालिफाइड करते हुए, 169 में आपको रिमूव कर दिया गया, और जिस वजह से आपको बनाया गया था डायरेक्टर, आपको वहां से हटना पड़ा। अब सुनना, अब इसमें एक चीज आती है, एक डायरेक्टर है, ठीक है, उसको मान लेते हैं इम्प्रिजनमेंट हुई 7 महीने की, तो वो वैसे तो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तो उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर कहता है शिवानी इमीडिएट वैकेशन नहीं होगी, उसको अपील करने के लिए कुछ समय तो दो। तो जब से उसे बोला गया 7 महीने है की सजा, तो 30 दिन हम उसे अपील करने के लिए देंगे। इन 30 दिनों में कन्विक्शन नहीं होगी। जब से मान लो उसको 7 महीने की सजा सुनाई गई, या जब से उसे कोर्ट और एनसीएलटी ने डिस्क्वालिफाइड किया, तो एकदम से ही उसे नहीं वैकेशन के लिए बोल देंगे। हो सकता है उसके पास वैलिड ग्राउंड्स हो, उसे अपील करनी हो, तो हम उसे 30 डेज का टाइम देंगे फर्स्ट अपील के लिए। अब 2 सिचुएशन होंगी, या तो वो अपील करेगा या तो वो अपील नहीं करेगा। अब अगर उसने अपील नहीं करी तो 31st डे उसे अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट। अगर उसने अपील नहीं की तो 31st डे उसे अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, उसे अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट। लेकिन मान लो उसने अपील कर दी, तो जब तक अपील चल रही है तब तक उसको वैकेट नहीं करना। अब लेकिन अगर अपील का डिसीजन भी उसके अगेंस्ट आता है, तो हमने उसको अलग 7 दिन दिए हैं फॉर सेकेंड अपील। उसमें भी सेम होगा, या तो वो अपील करेगा या नहीं करेगा। अब उसने सेकंड अपील नहीं करी, तो अगले 7 दिन 8वें दिन उसको अपना ऑफिस वैकेट करना है। तो अपील कर दी, जब तक अपील चल रही है तब तक उसे वैकेट नहीं करना। मतलब जब भी आपको 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हुई है, या आपको डिस्क्वालीफाई किया है बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, डिस्क्वालीफाई किसने किया है, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो आपके पास अपील करने के लिए हमने आपको 2 टाइमलाइंस दी है। अपील करने के लिए हमने आपको 2 टाइमलाइंस दी है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फर्स्ट अपील कर दो, और अगले अगर फर्स्ट अपील से कुछ नहीं हो तो 7 दिन के अंदर अंदर सेकंड अपील कर दो, ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन इज रियली इजी। डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी डायरेक्टर रिजाइन करेगा तो कंपनी को 30 दिन के अंदर DIR 12 जो है वो भेजना पड़ेगा। और इसमें देखो, कंपनी को तो DIR 12 देना ही देना है, बट डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन है। अगर डायरेक्टर चाहे तो डायरेक्टर भी ROC को DIR 11 दे सकता है।
देखो, जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा या डायरेक्टर छोड़कर जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी तो DIR 12 फाइल करेगी ही करेगी, उसमें तो छोड़ दो, कंपनी तो DIR 12 फाइल करेगी करेगी। लेकिन लॉ मेकर कहता है शिवानी, जब डायरेक्टर जाएगा तो कंपनी DIR 12 फाइल करेगी। डायरेक्टर के पास ये ऑप्शन है कि वो भी मेरे बच्चे DIR 11 फाइल कर सकता है मे। उसके बाद आता है मेरे बच्चे इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या निकलेगी मेरे बच्चे? डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डे दैट इज स्पेसिफाइड इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। उससे पहले जितने एक्ट्स हैं वो क्या होंगे? वैलिड। अब नोटिस रेजिग्नेशन का कंपनी के पास पहुंचा 5 मई को, और नोटिस पे जो रेजिग्नेशन की डेट मेंशन्ड थी वो मेंशन थी 1 मई। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब से मानी जाएगी मेरे बच्चे? 5 मई से। कब से मानी जाएगी? 5 मई से। क्लियर है? अगर सारे ही डायरेक्टर्स रिजाइन कर दे, वैकेशन वो हो जाएगा ना, वैक्यूम ऑन द बोर्ड। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वैक्यूम ऑन द बोर्ड। तो उस सिचुएशन में मेरे बच्चे डायरेक्टर्स शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद रिमूवल। रिमूवल के लिए मेरे बच्चे स्पेशल नोटिस लगता है। रिमूवल के लिए क्या लगता है? स्पेशल नोटिस और OR लगता है। बट इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म, तो उसको आप अपॉइंट भी SR से करते थे और रिमूव भी SR से ही करोगे। अब लॉ मेकर बोल रहा है कि शिवानी समझ, जो आपका डायरेक्टर है ना, सुनना, उसे आप क्या दोगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डायरेक्टर को आप क्या दोगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ जी मेरे बच्चे, तो अब आगे चलते। तो वो बोल रहा, अभी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी लेकिन आवाज नहीं आई, ठीक है। तो कह रहा है कि शिवानी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है उसे रिमूव भी कैसे करोगे? बाय पासिंग SR, क्योंकि वो अपॉइंट भी SR पास करके हुआ है। और जो भी रिमूव्ड डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर आया है, यानी जिसने भी कैजुअल वैकेंसी भरी है, वो तब तक ऑफिस होल्ड करेगा मेरे बच्चे जब तक रिटायर जो रिमूव्ड डायरेक्टर था उसका टर्म था। अगर कोई डायरेक्टर ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया हुआ है या कोई नॉमिनी डायरेक्टर है तो उसको मेंबर्स भी हटा नहीं सकते। मेंबर्स यूजुअली हर डायरेक्टर को हटा सकते हैं मेरे बच्चे, बट इफ a director is appointed by tribunal or if a nominee director who is appointed by a financial institution or a bank, उसे आप भी हटा नहीं सकते। सेक्शन नंबर 170 कि मेंबर्स के पास राइट है टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ डायरेक्टर एंड KMP। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर और KMP मेंटेन करके रखना है। मेंबर्स उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स में। AGM के में इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। मेंबर्स उसमें कॉपी भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मेंबर्स को कॉपी लेनी है तो 30 दिन के अंदर मेंबर्स के पास वो कॉपी चली जानी चाहिए। 184 85 अभी नहीं करेंगे, वो 180s वाली सीरीज में करेंगे। यहां तक बेसिकली मेरे बच्चे हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है उसके डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जैसे वो 149 हो, 151 हो, 153 हो, 160 हो, 161 हो, 164 हो, 167 हो, यस और नो, 170 हो। ये सारे सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली मेरे बच्चे हमने कवर कर लिए हैं। क्लियर है? 168 एंड 169 ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्टर्स के मेरे बच्चे 180s वाली जो सीरीज है उसे क्लियर करेंगे। एक बार बता दो, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आज का वन शॉट दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप आज का वन शॉट दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। थैंक यू सो मच।